हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने गेटिंग स्टार्टेड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेन प्रोग्राम के बिना हेलो वर्ड को लिखना ये सारी सब कुछ चीज़ें लिख पढ़ी थी। वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर से फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेबल को प्रिंट करने का टेम्परेचर कन्वर्जन का प्रोग्राम देखा था। उसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट से रिलेटेड लॉजिक वेरिएबल्स इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ओके, आगे आज के लेक्चर में अपन फोर स्टेटमेंट एंड अगर टाइम बचता है तो अपन सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी नीड टू कवर द एक्सरसाइज लेक्चर 2 का जो हमारा होमवर्क था उनको एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। ओके, सो आई होप आप सबको सारी की सारी चीज़ें इससे पहले सबको समझ में आई हों। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन पॉइंट आउट ऑन इन कमेंट्स और यू कैन डायरेक्टली मेल मी और मैसेज मी इफ यू आर connected in the WhatsApp group। ओके, सो एक्सरसाइज 1/3 अगर आप लोगों ने वैसे आपको देखिए मैं बता देता हूँ, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे वो होमवर्क आप नहीं करोगे तो पढ़ने का आपको केवल 25 या 20% ही आउटकम आएगा। ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर के एकदम लास्ट में अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए कि अरे हमको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट आपका ये है कि आप एक्सरसाइज को खुद से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ठीक है कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करो, इनमें बार बार कुछ कुछ चीज़ों को एडिट करके इधर उधर करके कंपाइल करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आने लगे और आपको समझ में आए कि किस तरीके का फॉर्मेटिंग देने के बाद या का क्या लिखने के बाद या कुछ एरर स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तो किस टाइप का एरर स्टेटमेंट आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, सो एक्सरसाइज 1/3 क्या कहता है कि मॉडिफाई द टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम टू प्रिंट ए हेडिंग अबव द टेबल। ओके, तो हमें क्या है कि जो ये हमारी टेबल है इसमें बताया गया है कि परसेंटेज डी का मतलब डेसिमल को इंटीजर डेसिमल इंटीजर को प्रिंट करना। परसेंटेज 6d अगर हम दे रहे हैं, अगर एक नंबर यहाँ पे हम डी से पहले दे रहे हैं, इट मीन्स हमने राइट एडजस्ट किया है और हम कह रहे हैं कि हम 6 स्पेस इस डेसिमल को प्रिंट करने के लिए मैक्सिमम यूज करेंगे। ठीक है ना, एटलीस्ट 6 करेक्टर वाइड होगा ये, है ना। एफ दे रहे हैं हम तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है। 6 एफ दे रहे हैं, इसका मतलब 6 वाइड करेक्टर वाइड है और ये आपका केवल और केवल फ्लोटिंग वो 6 डेसिमल वाला जो पोर्शन होता है इंटीजर वाला पोर्शन उसके लिए है ना। और परसेंटेज 2 वो 0.2 अगर हम दे रहे हैं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए है, 2 करेक्टर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 2 करेक्टर की स्पेस यहाँ पे दी गई है। और 6.2 अगर दे रखा है तो 6 करेक्टर वाइड का तो बिफोर डेसिमल पॉइंट एंड 2 करेक्टर वाइड आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके लिए स्पेस दी गई है यहाँ पे, है ना। परसेंटेज डी परसेंटेज एफ के अलावा मैंने बताया था परसेंटेज ओ ऑक्टल फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए, परसेंटेज एक्स हेक्साडेसिमल में प्रिंट करने के लिए, परसेंटेज सी परसेंटेज एस इसके बारे में सब कुछ अपन बता चुके हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 1/3 को एक बार करके देख लेते हैं। ओके, सो हेयर वी आर, ये जितने भी फोल्डर्स मैं बना रहा हूँ, ये सारे कोड जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब गिटहब पर अपलोड करके लिंक को आपके लिए कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा और वो लिंक आपको देखनी है वहाँ से, और इस कोड को भी आप वहाँ से उठा सकते हैं। ओके, तो होमवर्क मैंने मेरे मेरे लेवल पर मैंने कंप्लीट कर रखा है। एक्सरसाइज 1/3 क्या कहती है, फ़ारेनहाइट टू सी के बारे में। ओके, सो बेटर आई विल रीनेम इट एक्सरसाइज, ओके सॉरी, व्हाट आई एम डूइंग, 1/3.c। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो कोड मैंने लिखा है इसको मैं इस नाम से कर देता हूँ, और जो ये लिखा है इसे एक्सरसाइज 1/4 के नाम से कर देता हूँ, जिससे कि आपको
क्लियर समझ में आए, ठीक है कि नहीं? ओके, सो क्या कहती है एक्सरसाइज 13.c? ये कहता है कि हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेबल प्रिंट कराई है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे देखिए इंटीजर की जगह पे मैंने फ्लोट ले रखा है, क्यों? क्योंकि हम 17.8 और ये सारा सब कुछ प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है? ओके, नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे विदाउट एनी डिजिट। आई एम ट्राइंग टू प्रिंट इट फर्स्ट। ओके, अपन देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आता है। ओके, साइलेंटली अगर कंपाइल हो रहा है इट मीन्स देयर इज नो कंपाइलेशन एरर। ओके, ए डॉट आउट किया हमने, तो देखिए वो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारे लिए प्रिंट करता है। देखिए हमने ना यहाँ डेसिमल फॉर्मेट दिया है ना, तो एफ दिया है, फ्लोटिंग दिया है, तो देखिए हमारे लिए सारा सब कुछ फ्लोटिंग के फॉर्मेट में वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये प्रिंटिंग में आप देख रहे हो इतना सारा जीरो जीरो एक्स्ट्रा आ रही है हर एक में, ये हमको हटानी है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैक्सिमम 3 स्पेस के ये डेसिमल से पहले हमें डिजिट्स की 3 स्पेस की ज़रूरत है। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने इस आउटपुट पे उसी हिसाब से 3 और डेसिमल के बाद मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जीरो आ रहा है, तो मैंने इस तरीके से प्रिंट कराया है इसको। नाउ विल सी किस क्या आउटपुट आता है, क्या कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। हियर वी गो, देखिए हम, ये हमारा पूरा का पूरा इसमें जो डॉट जीरो 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 आ रहा था वो सारा सब कुछ हट गया। और क्योंकि हमने बोला डेसिमल के बाद आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है और डेसिमल से पहले आपको 3 कैरेक्टर्स रखने हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि जो ये सेल्सियस की वैल्यूज हैं ये भी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक मैक्सिमम वैलिड होती हैं, उसके बाद तो कोई डेसिमल के बाद 2 पॉइंट के बाद अपन मैथमेटिक्स में भी केयर नहीं करते। सो व्हाट वी विल डू हेयर, 3 हम ले लेते हैं क्योंकि 3 स्पेस बहुत मोर देन इनफ है, कन्वर्जन के बाद भी 148 तक ही जा रहा है ये। और दो डॉट 2 ले लेते हैं हम कि डेसिमल के बाद वो 2 तक जाए, है ना? ओके। तो हमने इसको जैसे ही कंपाइल किया, ए डॉट आउट किया, तो आप देखें यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा डेसिमल के बाद केवल दो दो स्पेस यहाँ पर ले रहा है और ये 3 तक जा रहा है इस तरीके से मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं? इस तरीके से आप इसकी मल्टीपल टाइप से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.4 कहती है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द करस्पॉन्डिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अब हमको टेबल को प्रिंट करना है। पहले हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस प्रिंट कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इसको आपको चेंज करना है, तो 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 दैट विल बी द फ़ारेनहाइट वैल्यू। ओके, सो हम इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करने वाले हैं फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सेल्सियस से। और दूसरा चीज़ हम यहाँ पे देखें तो ये 17, 6, 4, 15, 26, 37, एक्चुअली हमारा स्टार्ट जो लोअर होगा वो -17 होगा, अपर होगा वो मैक्सिमम 148 होगा, और इनके बीच में देखिए 148 मैक्सिमम ले लेंगे हम, लोअर हम 17 ले लेंगे, और फिर इनके बीच का जो भी हमारा स्पेस है, ठीक है कि नहीं, वो हम कवर करेंगे इसमें 11 के हिसाब से, है ना? ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर, हमारी एक्सरसाइज 4.c को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेन में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मैंने यहाँ इंटीजर ही लिया है अभी हमारा पहला कोड बनाने के लिए। लोअर अपर स्टेप्स ये तीनों ले लिए, लोअर को मैंने 17 दे दिया। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट से आपको चलना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले कमेंट को चेंज किया, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेबल है ये, सेल्सियस कहाँ से लेके जाना है, -17 टू 148। कमेंट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है रीडेबिलिटी के लिए, है ना? -7 टू 148 स्टेप्स हमने ले लिए, एवरेज एंड स्टेप्स उसमें 11 है और एग्जैक्टली सेम प्रिंट नहीं होगी
ऑब्वियसली, क्योंकि जो पहले स्टेप्स 2020 फ़ारेनहाइट में हम ले रहे थे वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, है ना। और हमने ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा दिया 9.0 अपॉन 5.0 इंटू सेल्सियस प्लस 32, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से टैब के साथ प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, किया हमने, तो आप देखें यहाँ पे -17 दिस 148 तक जा रहा है। -17 पर वैल्यू ये है, -6 है सेकंड, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन 20 हो रही है इसकी। इसके बाद 5, इस तरीके से ये टेबल में प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है कि नहीं। ओके, ये है होमवर्क हो गया। इसके होमवर्क में आपको किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो, है ना। अभी हम अगली क्लास चालू करते हैं। ओके, हमारा अगला टॉपिक है वो है फोर स्टेटमेंट। ओके, सो बिफोर मूविंग टू फोर स्टेटमेंट, मैं आपको बता दूं कि वाइल स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। क्या कहता है वाइल स्टेटमेंट? वाइल स्टेटमेंट कहता है कि सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन चेक करने के बाद आपको बॉडी रन करनी है, दैट्स इट। वाइल स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन के लिए अलग से आपको नहीं बताता। ये आपको ऑटो अंडरस्टैंड रखना है कि वाइल स्टेटमेंट कर रहे हो तो आपको इनिशियलाइज सबसे पहले करना चाहिए। और आप क्या चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो, ये भी वाइल स्टेटमेंट अलग से कोई सेक्शन नहीं देता है आपको करने के लिए। वाइल स्टेटमेंट कहता है कि आप अपनी बॉडी में वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप अपनी बॉडी के अंदर करें। केवल दो चीज़ें ही वो टेक केयर करता है, वो कंडीशन और बॉडी ऑफ द लूप। लेकिन फोर लूप जो हमारा नया टॉपिक है, अगला टॉपिक, वो वाइल स्टेटमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे एक्सटेंडेड वर्जन है कि उसमें मैक्सिमम चीज़ें वाइल स्टेटमेंट की तरह ही होती हैं। एक कंडीशन है इसमें भी और इसकी भी बॉडी है अपने आप में। लेकिन इसमें ये जो हमने फ़ारेनहाइट सेल्सियस प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो हमने एक यहाँ पर इसको इनिशियलाइज किया है, राइट। तो फोर स्टेटमेंट कहता है कि आप इनिशियलाइज भी मेरे ही इस स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हो। और जो यहाँ पर हमने इंक्रीमेंटेशन यहाँ किया था, ये कहता है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड भी ऑपरेशन आप मेरे इसी स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द फोर लूप, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट वेज टू राइट ए प्रोग्राम फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के। डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कॉम्पैक्ट तरीके से और कितना टाइम और स्पेस को देखते हुए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर प्रोग्राम को लिख रहे हो, वो उतना ही अच्छा प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है कि नहीं। अब ये कहता है कि एक अलग वेरिएशन हम ट्राई करते हैं वही टेम्परेचर कन्वर्टर के प्रोग्राम में, जो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का हमने कोड लिखा था, टेबल का जो प्रोग्राम लिखा था उसको। और ये कहता है कि जो ये ऊपर का 4 लाइन का कोड है, ये भी सेम आंसर प्रोड्यूस करता है जो हमारा पुराना आंसर आया था, बट इट सडनली लुक्स डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है, उसमें वाइल स्टेटमेंट था, इसमें फोर स्टेटमेंट है। वहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा थे, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इतनी ज़्यादा। कैसे हो गया ऐसा? वन मेजर चेंज इज द एलिमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स। ट्रू, correct. Only Fahrenheit remains. We have made it an integer. Okay, the lower and upper limit and the step size appears only and constant in the for statement. देखिए आप यहाँ पे स्टेप को, लोअर को और अपर साइज को इसने पूरा का पूरा वेरिएबल्स हटा दिए, उनको डायरेक्टली फोर स्टेटमेंट में अंदर एज ए कांस्टेंट डाल दिया है। सेल इज न्यू कंस्ट्रक्शन, है ना। एक्सप्रेशन कंप्यूट द सेल्सियस टेम्परेचर नाउ अपीयर द थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट एफ इंस्टेड ऑफ सेपरेट असाइनमेंट स्टेटमेंट। इस तरीके से जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, फिर प्रिंट कर रहे हो, फिर स्टेप्स दे रहे हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही इन्होंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी कर दी है, ठीक है कि नहीं। तो वन लाइनर कोड के अंदर अगर आप देखो तो 2 लाइन का कोड में सारा का सारा उसने उन्होंने सेम आंसर को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है कि नहीं।
तो क्या है लास्ट सेंटेंस का जनरल रूल क्या है? इन एनी कॉन्टेक्स्ट वेयर इट इज परमिशिबल टू यूज द वैल्यू ऑफ सम टाइप, यू कैन यूज ए मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स। कहना क्या है इनका कि आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जहां पे आपको कोई वेरिएबल्स को या वैल्यूज को कुछ एक टाइप दे करके अगर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिख सकते हो, तो यू कैन यूज दैट। आप उस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। सिंस द थर्ड स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं, सिंस द थर्ड स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ओके 6 पॉइंट ये इन्होंने यूज किया है यहाँ पे 6.1 फ़ारेनहाइट फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है कि नहीं? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर स्टेटमेंट इज ए लूप, ए जनरलाइजेशन ऑफ द वाइल लूप। वाइल लूप का ही ये एक जनरलाइजेशन फॉर्मेट है, ठीक है कि नहीं? इफ यू कंपेयर इट टू द अर्लियर वाइल, इट्स ऑपरेशन शुड बी क्लियर। अब क्या क्या फोर स्टेटमेंट में आप कवर करते हो, अपन ये चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं? सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन फोर स्टेटमेंट का। ओके, तो अगर हम इसी चीज को लिखें यहाँ पर, क्योंकि ये छोटा कोड है इसीलिए मैं इसको खुद से लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या है, सबसे पहले कमेंट लिखना है। टेम्परेचर टेबल ही लिख देता हूँ, है ना, टेम्प टेबल। ओके, यहाँ हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट करके एक वेरिएबल ले लिया और हमने फोर स्टेटमेंट चालू किया। और फोर स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं फ़ारेनहाइट को आप 0 से सबसे पहले स्टार्ट करो और फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट को देखो कि वो 300 से आगे ना चला जाए, ठीक है कि नहीं? और फिर आप कह रहे हो कि फ़ारेनहाइट को आप फ़ारेनहाइट प्लस 20 के स्टेप से बढ़ा सकते हो, ठीक है कि नहीं? ओके, फाइन। इसके अंदर हमको क्या प्रिंट स्टेटमेंट देना है वो अपन लिख देते हैं। परसेंटेज डी, इसको हम 3%d स्लैश डी परसेंटेज एफ एंड दैट इज इक्वल टू 6.1। और हम यहाँ पे पहले प्रिंट करा देते हैं फ़ारेनहाइट को और दोबारा में हम प्रिंट करा देते हैं क्या, 0.5.0/9.0 इंटू फ़ारेनहाइट -32.0। ओके, क्योंकि रिटर्न टाइप इंट है इसीलिए हमने 0 रिटर्न कर दिया। और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा प्रोग्राम हमने लिख करके रेडी किया है ना। फ़ारेनहाइट यहाँ, फ़ारेनहाइट को इस तरीके से और हमने इसको इस तरीके से इंक्रीमेंट कर दिया, सेम वही जो कि हम लूप में करते थे, ठीक है कि नहीं? तो बिफोर रनिंग इट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर टू एवरीवन। देखिए जो फोर लूप है उसका फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन फोर लूप का। वाइल लूप का फर्स्ट पार्ट क्या था, कंडीशन चेक। वाइल लूप को इनिशियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वाइल लूप स्टार्ट करने से पहले इनिशियलाइज करो। फोर लूप का फर्स्ट पार्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन।
सबसे पहले इनिशियलाइज करता है फॉर लूप। सेकंड पार्ट क्या है फॉर लूप का, वो है कंडीशन दैट कंट्रोल्स द लूप, लूप को कंट्रोल करने वाली कंडीशन, जो कि फ़ारेनहाइट लेस देन इक्वल टू 300 है हमारी, है ना। और उसके बाद द कंडीशन इज इवेल्युएटेड इफ इट इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तब वो बॉडी में जो है उसको सारा का सारा एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, उसके बाद फिर आएगी ये बॉडी, ठीक है कि नहीं। बॉडी आएगी, उसके बाद देन द इंक्रीमेंट स्टेप, और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है जो फोर स्टेटमेंट का है और आपसे पूछा जा रहा है एबीसीडी में कि क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको ये याद रखना है कि फोर लूप सबसे पहले क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है। उसके बाद क्या करता है, अपने कंट्रोल चेक को देखता है कि कब तक ये फोर लूप को स्टेटमेंट को चलाना है। उसके बाद बॉडी रन होती है और फिर लास्ट में जा करके हमारा इंक्रीमेंट वाला स्टेप सामने आता है। और इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा से अब वो इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाता, फिर वो दोबारा से कंडीशन चेक करता है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट करता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, कंडीशन चेक बॉडी एग्जीक्यूट इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक बॉडी एग्जीक्यूट इंक्रीमेंट। और ये इनिशियलाइजेशन का स्टेप ओनली फर्स्ट टाइम होता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। द लूप टर्मिनेट्स इफ द कंडीशन हैज बिकम फॉल्स एज द while the body of the loop can be single statement of a group of statement enclosed in the braces। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ब्रेसेस में इसको इनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट फोर लूप की बॉडी में अवेलेबल हैं तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेसेस में इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। सो ये द इनिशियलाइजेशन और ये सारा सब कुछ, इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट कैन बी ओनली एक्सप्रेशंस, ठीक है कि नहीं। तो अभी हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं अपने। तो CC F2C देखिए साइलेंटली रन हो गया, किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं है। और देखें यहाँ पर ये किस तरीके की प्रिंटिंग हो रही है, क्या हम इसमें से मिस कर रहे हैं, वो है हमारा न्यू लाइन। हम यहाँ पर हमने न्यू लाइन नहीं डाला है। क्या देखिए इन्होंने अपने कोड में किस जगह पर न्यू लाइन दे रखा है, लास्ट में इस जगह पर। हर स्टेटमेंट के बाद हम न्यू लाइन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इस तरीके की आपको जब आप अलग अलग तरीके से अपने कोड को कंपाइल करोगे, उसमें एरर चेक करोगे ना, तो आपके आउटपुट से या एरर से ही आपको पता लग जाएगा, कंपाइलेशन एरर से, कि कहाँ आपके प्रोग्राम में दिक्कत है, ठीक है कि नहीं। जब ए डॉट आउट किया हमने तो देखिए वही प्रिंटिंग है जो प्रिंटिंग हम वहाँ पर कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से फोर स्टेटमेंट हमारा काम करता है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि वाइल लूप का ही एक जनरलाइज वर्जन है, तो आपको कभी किसी भी टाइप से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वाइल लूप काम करता है उसी हिसाब से फोर स्टेटमेंट भी काम करता है, बट फोर स्टेटमेंट में एक इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है और इंक्रीमेंट सेक्शन उसी स्टेटमेंट के अंदर होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वर्क करता है, फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद बॉडी रन होती है, फिर इंक्रीमेंट आता है, थर्ड स्टेप में इंक्रीमेंट आता है, देन दोबारा से कंडीशन चेक, कंडीशन रीइवेल्युएट होती है, फिर से बॉडी, और इस तरीके से वो आगे काम करता है ना। इसमें हमारे इतना ही दिया हुआ है। अपन को इसमें एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज क्या है, मॉडिफाई द टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज फ्रॉम 300 डिग्री टू 0। आपको टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम को प्रिंट करना है टेबल का रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब इनिशियलाइज करना है उसे, किससे, 300 से इनिशियलाइज करना है। और बार बार यहाँ पर इंक्रीमेंट की जगह पे, प्लस की जगह पे आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, जब तक कि वो 0 ना आ जाए। तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपकी कंडीशन होगी, फ़ारेनहाइट -20 आपका डिक्रीमेंटेशन होगा, और फ़ारेनहाइट इक्वल टू 300 आपका यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा। और आपका ये जो इसमें दे रखा है आपकी एक्सरसाइज 5 में, वो वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको काम कंप्लीट करके ज़रूर आना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है कि नहीं। ओके, इस क्लास में अपन एक और टॉपिक है हमारा, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट, इसको अपन देख लेते हैं क्या कहता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। देखिए आपको हमने जो पुराना कोड लिखा था, ठीक है कि नहीं,
अब इसमें ये फैक्ट है कि इस तरीके के नंबर्स लाइक 0, 320 इस तरीके के नंबर्स कभी भी किसी भी कोड में नहीं लिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बाद में, जैसे कि लेट्स से एक आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिख रहे हो, उसमें इस तरीके से नंबर्स को आप कांस्टेंट वैल्यूज को आप इस तरीके से आप अपने कोड में यूज कर रहे हो, और बाद में आपको उनमें कोई चेंजेस लेके आना है, लेट्स से मैक्सिमम 300 नहीं, रिक्वायरमेंट आ गई कि इसे 500 करना है, देन यू हैव टू गो एंड मेक इट 500 एट एवरी प्लेस वेर एवर यू आर यूजिंग द अपर लिमिट, राइट? वाई डोंट वी मेक इट कि हम ऐसा करें कि 300 की जगह पे एक ऐसा वेरिएबल ले लें जो कि रन टाइम पे ऑटोमेटिकली इसको 300 रन कर चेंज कर दे, और हम अपने कोड में उसी वेरिएबल का हर जगह पे यूज करें। कैसे? जैसे कि मैं बताऊं आपको कि हमने क्या किया, एक ऐसा स्टेटमेंट ऊपर इस तरीके से डिफाइन कर दिया, हैश डिफाइन। ये हमारा अपर हमने डिफाइन कर दिया 300, और इस अपर को हमने यहाँ 300 की जगह लिख दिया। लेट से हमें ऐसे 4 स्टेटमेंट अपने इस कोड में 10 बार चलाने पड़े, तो 10 बार अपन 300 नहीं अपर ही लिखेंगे। और अगर हमको बाद में रिक्वायरमेंट आ गई कि 300 की जगह पे हमको 500 अपर लिमिट जाना है, तो हमको केवल और केवल एक जगह पर ही चेंजेस करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कहीं पे हमको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सिंबॉलिक कांस्टेंट पिक्चर में आए थे। A final observation before we leave temperature conversion forever, it's a bad practice to bury magic numbers like 320 in the program. मैजिक नंबर्स आपको कभी भी अपने किसी भी कोड में रखना एक बैड प्रैक्टिस होती है ना। दे आर हार्ड टू चेंज इन सिस्टेमेटिक वे। देखिए आप, उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है कि नहीं? ए डिफाइन हैज डिफाइन लाइन कंटेंस ए सिंबॉलिक नेम, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आप लिखोगे, हैज डिफाइन देन सिंबॉलिक नेम, एंड देन इस नेम का रिप्लेसमेंट क्या है वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। It could be a number, it could be a string constant, it could be a piece of code, anything, whatever you want. आप यहाँ पे जो लिखोगे, इस नाम को रिप्लेस करके पूरे कोड में ऑटोमेटिकली सी का कंपाइलर इसको इस तरीके से रिप्लेस कर देगा। Thereafter, any occurrence of the name will be replaced by the corresponding replacement text. चलो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन एक अपन कोड में हमारे में भी इस तरीके से चेंजेस अपन कर लेते हैं। हमने क्या किया, अब देखिए ये कभी भी मेन के अंदर डिफाइन नहीं होंगे, ये मेन के बाहर डिफाइन होंगे, ये आपको याद रखना है। इनमें किसी भी टाइप के किसी सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है कि नहीं? ये भी आपको याद रखना है। तो हम मैंने इसी हिसाब से हैज डिफाइन लोअर एंड 0, हैज डिफाइन अपर एंड 300, हैज डिफाइन स्टेप्स एंड 20। ओके, आप सभी को लग रहा होगा कि अभी तक ये कोड लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक कोड में एरर टाइप कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलेशन भी एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है जो कि हमारी कोडिंग गाइडलाइन के जस्ट थोड़ा सा कोडिंग गाइडलाइन के हिसाब से सही नहीं है। वो क्या है कि देखिए, ऐसे जितने भी क्वालिफायर्स या ऐसे जितने भी सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, टपल्स होते हैं, इनको हमेशा अपर केस में लिखना चाहिए अपन को। क्यों? इसका कारण है, उस कारण पे मैं बताऊंगा आपको थोड़ी सी देर बाद। ओके, तो पहले अपन अपर केस में इनको लिख लेते हैं। ओके, और कोड को हम इसी हिसाब से चेंज कर देते हैं। अपर एंड स्टेप्स, दैट्स इट। अभी अपन इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। फायर एन टू सी साइलेंटली कंपाइल हो गया है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, और सेम चीज इसने प्रिंट भी कर दी। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि इनमें और एक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं,
वेरिएबल को हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर वेरिएबल की वैल्यू बदलते हैं तो वो सारी जगहों पे जहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है वो सब जगह पे वैल्यू को बदल देता है। ये ग्लोबल हैं तो वेरिएबल को भी हम ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं ग्लोबल स्कोप में। फिर एग्जैक्टली इनमें और वेरिएबल्स में क्या अंतर है, आखिर ये सिंबॉलिक कांस्टेंट आए क्यों? तो देखिए आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी चाहिए, और ये जो हमारे बेसिक नहीं अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं ना वो इस क्वेश्चन को पूछती हैं, और आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले, अगले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए आप कि द क्वांटिटीज लोअर अपर स्टेप्स आर सिंबॉलिक कांस्टेंट नॉट वेरिएबल्स। फर्स्ट थिंग, सो दे डू नॉट अपीयर्स इन डिक्लेरेशन, इन्हें डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली डिफरेंस तो आप ये जान लो कि वेरिएबल्स में टाइप डिफाइन किया जाता है, उनकी डिक्लेरेशन होती है। सिंबॉलिक कांस्टेंट की कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, एक जगह डायरेक्टली इनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है कि नहीं? सिंबॉलिक कांस्टेंट नेम आर कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस सो दे कैन बी readily distinguished from the lower case variable names। वेरिएबल नेम से इनको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इनको अपर केस के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, नोटिस दैट देयर आर नो सेमीकोलन इन द एंड ऑफ हैश डिफाइंड लाइन, इसको आपको नोटिस करके याद रखना है। लेकिन इन्होंने ये बात तो बोल दी कि ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन और इन्होंने ये बात भी बोल दी कि ये रिप्लेसमेंट कर देते हैं किस पे, प्री सारे के सारे टेक्स्ट को उनकी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, बट किस जगह पर रिप्लेसमेंट होता है? क्या ये कंपाइल टाइम पे रिप्लेसमेंट होता है? कोड कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेसिंग में रिप्लेस हो जाता है? इसके बारे में हमको नहीं पता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आपके मैक्रोज, इनको मैक्रोज भी कहते हैं राइट, सिंबॉलिक कांस्टेंट राइट, तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट में और वेरिएबल्स में किस मोमेंट पे किस तरीके से डिफरेंस दिखाया जा सकता है? पहला डिफरेंस तो ये है कि इनको किसी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा डिफरेंस हमारा जो ये है वो है कि सिंबॉलिक कांस्टेंट प्री प्रोसेसिंग टाइम पे ही हर जगह पे अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, जबकि वेरिएबल्स में ऐसा होता नहीं है, वेरिएबल्स अपने आप में मेमोरी अलोकेट करता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से वर्डिंग में नहीं, इवन कोड से समझने के लिए हमको ये ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो इसमें नहीं पढ़ाया गया है, वो ये है कि आखिर एक कोड रन कैसे होता है, कंपाइल सॉरी सोर्स कोड से फाइनल जो ए डॉट आउट बन के रेडी होती है आपकी, वो कितने स्टेप्स से होकर के गुजरती है, जो हमारे टॉप क्वेश्चंस में यहाँ पर था राइट। हाउ मैनी स्टेप्स सी प्रोग्राम टेक्स फॉर द कंपाइलेशन? कौन कौन से होते हैं वो स्टेप्स? वो होते हैं, पहले सोर्स फाइल है हमारे पास ए डॉट सी, वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर में जाती है। क्या करता है प्री प्रोसेसर? रिमूव करता है सारे कमेंट्स को। मैंने आपको बताया था कि जो भी स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर का डेटा है वो पूरा का पूरा प्री प्रोसेसर के द्वारा रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये कमेंट्स ओनली रीडेबिलिटी के लिए हैं। दूसरा क्या करता है? एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोज, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सिंबॉलिक कांस्टेंट, उनको एक्सपेंड करता है। एक्सपेंशन ऑफ हैज इंक्लूड फाइल्स, इसका मतलब हमारी जो हेडर फाइल्स होती हैं उनका भी एक्सपेंशन किस में होता है? प्री प्रोसेसिंग में ही होता है। और कंडीशन कंपाइलेशन, अगर कोई कंडीशनल कंपाइलेशन है वो भी प्री प्रोसेसिंग के अंदर होती है। और फाइल जो बनती है वो होती है फाइल नेम डॉट आई, प्री प्रोसेसर के बाद। इसके बाद कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन में क्या होता है आपका? असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस में ये फाइल होती है, फाइल नेम डॉट एस के नाम से फाइल बनती है। असेंबलर में जाता है वो, असेंबलर में क्या होती है? इसकी फाइल डॉट एस से वो फाइल डॉट ओ के फॉर्मेट में क्रिएट हो जाती है। ये आपकी मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई फाइल होती है। और लिंकर एट द एंड पूरी की पूरी फाइल को सारे तरीके से लिंकिंग करने के बाद आपको ए डॉट आउट एग्जीक्यूटेबल फाइल सामने आ जाती है। तो ये अगर स्टेप्स हैं, देन वी वांट टू सी कि ये डॉट आई डॉट एस और डॉट ओ फाइल है क्या, और इन्हें कैसे एक्सेस किया जाता है। हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये स्टेप्स, और दूसरा ये कि अगर यूजर हमेशा, हम ए डॉट आउट ही एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर रहे थे राइट, जब हम पूरा का पूरा स्टेप्स देख रहे हैं कंपाइलेशन के, तो वाई डोंट वी
गेट टू नो कि कैसे हम ए डॉट आउटपुट के अलावा कुछ यूजर डिफाइंड नेम की एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जीसीसी सीसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन जीसीसी, राइट। जीसीसी में अगर आप किसी फाइल नेम डॉट सी को हाइफन ओ दे करके फाइल नेम लिखते हो तो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल उसी नाम की क्रिएट होगी। ये बहुत छोटा है, इसको मैं हल्का सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि जैसे पी क्यू आर डॉट सी अगर फाइल नेम है और आपको आउटपुट ए डॉट आउट नहीं चाहिए, उसका आउटपुट जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो ए बी सी चाहिए, तो आपको इस फॉर्मेट में इस फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। अपन ऐसे करके देख लेते हैं। ओके, सो अभी ए डॉट आउट बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए डॉट आउट इस जगह पे बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जी सी सी एफ डॉट सी हाइफन ओ, और हम उसे थर्ड क्लास के फॉर्मेट में बना देते हैं। कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। अभी अपन यहाँ देखें तो ये थर्ड क्लास नाम की एक बाइनरी क्रिएट हो गई है। कैसे पता लगा ये बाइनरी है? फाइल करके जब हम इसको देखेंगे तो ये डायनेमिकली लिंक इस तरीके से ये एक LSP एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है कि नहीं। इसी को जब हम रन करेंगे थर्ड क्लास को तो देखिए वही सेम आउटपुट आपके लिए मिल गया। तो सबसे पहले तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखो कि पी क्यू आर डॉट सी से हाइफन ओ दे करके आप जिस नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहो उस नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सोर्स फाइल से फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल तक ये 4-5 प्रोसेस बीच में ये 3 टाइप की फाइलें बनती हैं। ये तीनों टाइप की फाइल्स का हमको समझ में आ गया कि इन फाइलों में एग्जैक्टली डेटा क्या होना चाहिए, लेकिन हम इसे देखना चाहते हैं। क्या हम ऐसी फाइल्स को देख सकते हैं? इन फाइल्स को हम सेव कर सकते हैं, उन्हें विम करके ओपन टेक्स्ट एडिटर है हमारा, उसमें देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैं इसको थर्ड क्लास को यहाँ से रिमूव कर दिया, rm-rf a डॉट आउट को भी रिमूव कर दिया। अभी बस हमारे पास ये एक f2c.c फाइल है, ठीक है कि नहीं। तो इसका क्या तरीका है, जीसीसी में आपको फाइल नेम देना है और फिर इस तरीके से इसको आपको कंपाइल करना है। कैसे? तो देखिए, फाइल नेम से पहले आपको लिखना है ऑल हाइफन सेव टेम्प्स। इसका मतलब टेम्पररी जितनी भी फाइल हैं उन सबको भी आप सेव कर दीजिए। किसके लिए? इसके लिए। और फाइनल एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है उसको आप इस नाम से क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही हमने ये चलाया साइलेंटली कंपाइल हो गया और आप देखें पहली फाइल क्या थी, डॉट आई। ये हमारी डॉट आई फाइल क्रिएट हो गई। फाइल नेम थर्ड क्लास एग्जीक्यूटेबल थी, डैश फाइल नेम डॉट आई। फिर दूसरी क्या थी हमारी, डॉट एस फाइल क्रिएट हो गई। डॉट ओ फाइल यहाँ पे थी, असेंबलर के बाद डॉट ओ फाइल क्रिएट हो गई। और फाइनली एग्जीक्यूटेबल फाइल थर्ड क्लास ये क्रिएट हो गई। तो अपन अब इसमें सबसे पहले डॉट आई को खोल के देखते हैं, ठीक है कि नहीं। डॉट आई ने क्या क्या बताया कि ये कमेंट्स को रिमूव कर देता है। तो हमने कमेंट में क्या लिखा था, अपन एक बार उसको देख लें। हमने कमेंट में लिखा था ये प्रिंटिंग वर्ड, ठीक है कि नहीं। अपन इसमें देखते हैं इस फाइल में जा कर के। ओके, शायद आप लोगों को समझ में ना आए तो इसीलिए मैं एक एक करके ही इसको दिखा रहा हूँ। प्रिंटिंग सर्च करने की कोशिश करते हैं, देखिए आपका कहीं कोई कमेंट है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। एग्जैक्ट आपको कोड दिखा देता हूँ, आपका कोड कहाँ है, ये रहा आपका कोड, ठीक है कि नहीं। आप इस कोड में देखिए क्या लोअर है, क्या अपर है, क्या स्टेप्स हैं। ऑटोमेटिक सारी सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि प्री प्रोसेसर क्या करता है, मैक्रोज को एक्सपेंड कर देता है, हटा देता है, रिप्लेस कर देता है पूरी तरीके से, ठीक है कि नहीं। क्या कहीं पे हैज इंक्लूड हमने यूज किया है इसमें? अगर आप शुरू से देखोगे तो शुरू से कहीं पे भी किसी भी जगह पे हैज इंक्लूडेड नहीं है। इसने स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की हेडर फाइल को यहाँ पर हमारे लिए एक्सपेंड कर दिया,
ठीक है कि नहीं। तो एक्सपेंड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट की भी यहाँ पे कहीं पे डिक्लेरेशन होगी, बिल्कुल डिक्लेरेशन है प्रिंट एफ की। आप देखें, मैं बताता हूँ आपके लिए, ये आपका प्रिंट एफ फंक्शन जो कि स्टूडियो डॉट एच के अंदर लिखा हुआ है, ये उसका डिक्लेरेशन है और ये आपके लिए ओपन करके दे दिया। अब आप पूछोगे कि ये एफ प्रिंट एफ तो हमने यूज किया नहीं किया, फिर भी क्यों आ रहा है। आपकी स्टूडियो डॉट एच के एक्सपेंशन में जितने भी स्टूडियो डॉट एच के अंदर यूजेबल वो हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके इसमें कवर होंगी, ठीक है कि नहीं। आपके एक्सपेंशन में हैज इंक्लूड के एक्सपेंशन में वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है कि नहीं। ओके। अब अपन देख लेते हैं कि कमेंट्स का रिमूवल हो गया, मैक्रोज का एक्सपेंशन हो गया, इंक्लूड को रिमूव कर दिया और फाइनल जा करके एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गई। देखते हैं अपन डॉट आई को हमने देख लिया। डॉट आई के अंदर मैं एक बार दोबारा से आपको फर्स्ट से लास्ट चल के दिखा देता हूँ। यहाँ जितने भी टाइप डिफाइन हैं ये आ गए, ठीक है कि नहीं। एक्सटर्न आपके सारे के सारे फंक्शंस हैं एक्सटर्न वाले, वो आगे जिसमें हमने प्रिंटफ को देखा है। और सबसे लास्ट में आपका जो कोड था वो कोड हमारे सामने आ गया कि वो कोड हमने किस तरीके से लिख रखा है, ठीक है कि नहीं। और हमने देखा उसमें कि जो मैक्रोज थे हमारे वो भी मैक्रोज अब आसानी से रिप्लेस हो चुके हैं। ओके, सो ऐसा करते हैं अपन। इसके अलावा भी हम कहते हैं कि डॉट आई के अलावा कंपाइलर के बाद डॉट एस फाइल और डॉट ओ फाइल क्रिएट हो रही है, राइट। तो इस डॉट एस फाइल में क्या है, इसको देखने के लिए अपन एक्चुअली जो हमारा कंपाइलर स्टेप है वो क्या कहता है, डॉट एस फाइल में असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो आप डॉट एल फाइल को असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, जिसको भी असेंबली लैंग्वेज पढ़ना आता है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकता है। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या करना है, पुश क्यू, मूव क्यू, सब क्यू, मूव एल, ये असेंबली लैंग्वेज में सारी की सारी चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं, ठीक है कि नहीं। और फिर उसके बाद डॉटो फाइल है, डॉट एस के बाद डॉटो फाइल बनती है जो कि मशीन लैंग्वेज में मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में इसको चेंज कर देती है। अपन डॉटो फाइल को भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि डॉटो फाइल किस तरीके से, तो देखिए बाइनरी फॉर्मेट में ये फाइल पूरी तरीके से लिखी हुई है। ये कह रही है कि ऐप डॉट सी है आपका मेन फंक्शन है आपका, इसमें प्रिंट एफ का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और सारी की सारी चीज़ें बाइनरी फॉर्मेट में चेंजेबल हैं। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस की ये फाइल है। अगर आप चाहो इसको तो फाइल देख करके पहले आप आई दिखाओगे तो आई आपका दिखाता है कि ये सी की सोर्स फाइल है। एस आपका जो एस बनी फाइल है वो दिखाती है असेंबलर सोर्स है ये। और फिर आपकी डॉट ओ जब आप चलाते हो तो डॉट ओ दिखाता है आपकी कि ये आपकी ELF रीलोकेटेबल फाइल है। और फिर आप केवल थर्ड क्लास को जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है हमारी उसको देखोगे तो ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे सारे के सारे स्टेप्स हैं, इनके बारे में आप ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी कंपनियों में पूछे जाते हैं। डॉट आई फाइल, अगर आपको प्री प्रोसेसर के बाद क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है, ये सारा सब कुछ आप खुद से करके देख सकते हो और डॉट आई फाइल आप पता लगा सकते हो कि किस तरीके की होती है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे जो मेन लेक्चर 1 थे उसमें ये 4 टॉपिक्स थे हमारे टोटल, है ना। तो अपन आ जाते हैं इनमें सिंबॉलिक कांस्टेंट को भी हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 ये आपका होमवर्क है। और ये चारों के चारे टॉपिक को हमने ये लास्ट अपने 3 लेक्चरों के अंदर 3 वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हमने कवर कर लिया है, ठीक है कि नहीं। क्या क्या टॉप हमारे क्वेश्चंस थे कि हमने यूजर डिफाइंड नेम की एग्जीक्यूटेबल फाइल -o करके क्रिएट करना, ये हमने देख लिया। ओके, अनसाइंड और साइंड इंटीजर ओके, अभी तक वैसे ये कवर हुआ नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अनसाइंड जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें अनसाइंड इंटीजर कहा जाता है। ओके, नाउ जब हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल है
तो क्यों ना हम उसी प्री प्रोसेसर के बाद की फाइल को देखें कि क्या कोई अनसाइंड करके यहाँ कुछ है। देखिए ये रहा अनसाइंड, है ना। और साइंड कौन से होते हैं हमारे, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को कवर करते हैं, उन्हें हम साइन डेटा टाइप कहते हैं। अभी तक ये कवर हुआ नहीं है, आई विल टेक केयर इट एंड व्हेन वंस इट विल कम, राइट, जब हम उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा ये जो येलोइश है ये पूरा हमने कवर कर लिया है। अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर सिंबॉलिक कांस्टेंट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। मैक्रोज, इसके बारे में हम पढ़ लिया। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल वेरिएबल्स, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि वेरिएबल्स मेमोरी में डिफाइन होते हैं, मैक्रोज और सिंबॉलिक कांस्टेंट मेमोरी में डिफाइन नहीं होते। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन की वेरिएबल्स में ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन की किसी भी टाइप से ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, मैक्रोज जो होते हैं वो प्री प्रोसेसर के टाइम पे ही पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, उनका एक्सपेंशन हो जाता है। जबकि वेरिएबल्स कंपाइलेशन के एंड तक जाते हैं और लिंकिंग के एंड तक होकर के एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी अवेलेबल रहते हैं। हाउ मैनी स्टेप्स इन सी प्रोग्राम टेक्स द कंपाइलेशन बिहाइंड द सीन, इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि आपकी सोर्स फाइल, प्री प्रोसेसर फाइल, तो सोर्स के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने में ये 4 स्टेप्स हैं। प्री प्रोसेसर के बाद डॉट आई बनती है, कंपाइलर के बाद डॉट एस बनती है, असेंबलर के बाद डॉट ओ बनती है और लिंकर के बाद आपकी मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है, ठीक है कि नहीं। आपका अगर होमवर्क देखें हम, तो ये लेक्चर 3 का अगर हम होमवर्क है तो वो हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज 1.5 हमारा होमवर्क है। आप इसको ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। ओके, हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में 10-15 मिनट के अंदर मैं एक्सरसाइज को कराता हूँ, आपके होमवर्क को खुद से कंप्लीट करके और उसे रन करके दिखाता हूँ, जिससे किसी भी तरीके से आपसे कोई भी चीज़ समझने से बकाया ना रह जाए। लेकिन ये आपकी ड्यूटी है, अपने सारे होमवर्क को खुद से कंप्लीट करिए, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करिए। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप कनेक्टेड हैं तो डायरेक्टली कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप से आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझे मेल कर दें, जिससे कि मैं आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ये पूरा का पूरा जितने भी फोल्डर्स हैं, ये फाइल्स हैं, ये सारी की सारी फाइल आपको कमेंट सेक्शन में दी हुई गिटहब की लिंक पर मिल जाएंगी। वहाँ से आप सारे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के नाम से फोल्डर में आपको ये पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। आप वहाँ से इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इवन ये पीडीएफ फाइल भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन ये पीडीएफ फाइल में जो इस तरीके से हाईलाइट कर रखा है, ये आपको ही हाईलाइट करना है, ठीक है कि नहीं। विद हाईलाइट मैं लास्ट में पीडीएफ फाइल जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जब आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन संग में पढ़ते पढ़ते आप इसको हाईलाइट करते चले जाएं, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आएँ। क्लास के बाद उन हाइलाइट्स को एक बार आप देख सकते हो दोबारा, जिससे कि वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेटल अप हो जाए, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही है, अगली क्लास के लिए हमने होमवर्क दे दिया है। विल सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।